दोस्तों, बिहार फिर से एक बार सुर्खियां बटोर रहा है। और बिहार जब सुर्खियों में होता है तो सबसे मज़ेदार बात ये होती है कि उसका कारण बहुत ही नशीला होता है। कारण पता ही नहीं चलता। दूसरे प्रदेशों में देखो, कहीं हिजाब विवाद होता है, रिलीजियस क्लासेस होते हैं, लोग सिविल राइट्स करते हैं प्रोग्रेस के लिए, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं होता। धीरे से पता चलता है कि यार अलायंस टूट गया, ये फलाना गवर्नमेंट में चला गया और ये इसमें चला गया। बहुत ही मज़ेदार बात है, सुर्खियों में बिहार फिर से है। और इसका कारण क्या है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ अपने चैनल पे कि इसका जड़ें, ये इस सुर्खियों की जड़ें कहाँ तक बुनी हुई है वो मैं बताऊँगा, क्योंकि कोई चैनल इसको कवर अभी तक नहीं कर रहा है। इसी के चलते मैंने सोचा कि आप लोगों से एक बार फिर से रूबरू हूँ। इस वीडियो के पहले मैं एक कहानी से चालू करता हूँ, और कहानी ख़त्म होने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या क्या कारण है कि ऐसा कुछ बिहार फिर से सुर्खियों में हुआ और सुशासन बाबू मचा रहे हैं फिर से एक बार। लेकिन आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, नहीं देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ तक बुनी हुई है इसकी जड़ें और क्या क्या कारण है जिसके चलते बिना किसी के प्रदेश को, बिना किसी फ़ायदा के, ना सिविल राइट, ना कोई हिजाब विवाद, ना कोई कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इतना सारा बिहार ने सुर्खियाँ बटोर ली। दोस्तों, कहानी यूँ है कि एक राजा था, और राजा आपको मालूम ही है कि बहुत रिच होता है, धनी होता है। एक बार क्या हुआ कि राजा के बगल वाले राज्य में एक छोटा सामंत रहता था, और सामंत के पास एक सुंदर सी घोड़ी रखी हुई थी। सामंत ने इतनी सुंदर घोड़ी कि कोई भी वहाँ से गुजरता था तो उसकी आंखें थम जाती थी, और उसके दिल में ये होता था कि काश ये घोड़ी मेरे पास होती। समय गुजरा और राजा चूँकि सैर पे निकला करता था, एक दिन सैर पे निकला और उसकी नज़रें भी उस घोड़ी पे टिकी, और उसने अपने लोगों को बुलाया, बोला घोड़ी किसकी है? तो लोगों ने बोला कि एक सामंत है सर, उसी की घोड़ी है, बहुत प्यारी घोड़ी है। राजा ने बोला कि दूसरे दिन ही बुला लो उसको और घोड़ी खरीद लेते हैं। सामंत आया राजा के कोर्ट में, और राजा ने बोला कि भाई घोड़ी मुझे चाहिए, क्या कीमत लगानी है आप कीमत बोलो और मैं दे दूंगा। उस ज़माने में वो कीमत बहुत ज़्यादा था, इतनी कीमत थी कि वो आज का ज़माना रहता तो शायद इंटरनेशनल मीडिया आ जाती कि भाई किस बात की कीमत है। लेकिन चूँकि घोड़ी बहुत प्यारी थी, इसलिए राजा ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपको इतना कीमत देता हूँ, घोड़ी मेरी हुई। डील दोस्तों कंप्लीट हो गया, और राजा ने बोला कि चलो घोड़ी तो मैंने खरीद लिया शर्त के अनुसार, लेकिन जाते जाते ये बता दो कि घोड़ी में कोई कमी तो नहीं। तो बोला नहीं साहब, कोई कमी नहीं है घोड़ी में, घोड़ी तो बहुत प्यारी है, आप देख ही रहे हो। बोला सोच लो फिर से, कीमत अदा कर दिया है मैंने और ये डील पक्की हो गई है, कोई कमी भी हो तो बता सकते हो, क्योंकि उसी के अनुसार इस घोड़ी के आगे भी हम लोग परवरिश करेंगे, देख रेख करेंगे, और उसी तरह से चाल ढाल इससे रखेंगे हम लोग। सामंत ने जोर डाला अपने दिमाग पर, और बड़ी सोच के बाद उसने बोला कि साहब, इसकी नानी ना पानी में बैठती थी, नानी पानी में बैठती थी मेरे दोस्तों। किसी ने भी इस बात की तवज्जो नहीं दी, और बात आई और गई, सब लोग भूल गए। 2-4 महीने गुजरे, घोड़ी सबसे प्यारी हो गई राजा की, शहर पे निकलता था, उसी के साथ खेलता कूदता था, सब कुछ, वो घोड़ी पहली पसंद हो गई राजा की। 2-4 महीने ही बीते थे कि राजा के राज्य के दूसरे राज्य के साथ युद्ध ठन गया। सारी तैयारियों के बाद, चूँकि राजा बहुत पराक्रमी होता था पुराने ज़माने में, और वो लीड करता था एग्जाम्पल से, बहुत मजबूत राजा बनते थे, उनको सारी कलाएं सिखाई जाती थी, तो वो सेना नायक के भी ऊपर रहता था और सारे युद्ध में खुद भी जाता था। राजा लोगों को बोला, अपने लोगों को, कि भाई चलो युद्ध की तैयारी हो चुकी है और मार्च करते हैं। मार्च किया उन लोगों ने मेरे दोस्तों, और 2-3 किलोमीटर के बाद ही एक नदी थी छोटी सी। नदी के पास पहुंचते ही आप लोग गेस कर सकते हैं कि क्या हुआ। घोड़ी पानी देखते ही बैठ गई, और जब राजा की घोड़ी बैठ गई, सवारी ही नहीं रहा, तो सारे सेना के लोग
और उसकी सेनापति, चूँकि राजा विहीन सेना थी, मारी गई, परास्त हो गए और वो लोग हार गए। मेरे दोस्तों, ये एक सिर्फ कहानी है, इसमें मैं कोई भी तर्क वितर्क की गुंजाइश नहीं दूंगा, क्योंकि कोई भी बोल सकता है कि भाई राजा था दूसरी घोड़ी ले लेता, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये कहानी मैंने इसलिए सुनाया कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी शिक्षा छुपी हुई है, और वो शिक्षा है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। वंस अ डैश विल ऑलवेज बी अ डैश। फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग खुद ही भर लीजिएगा। मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने बिहार की बात बोला था, सुशासन बाबू हमारे फिर से सुर्खियां बटोर रहे हैं। बिना किसी राइट्स का, बिना कुछ भी नहीं हुआ प्रदेश में, प्रदेश के लोगों ने चूं तक नहीं बोला। आज से नहीं, सदियों से किसी ने कुछ किया ही नहीं। किसी भी प्रदेश में लोग रोड पे आ जाते हैं कि कुछ नलियां नहीं बन रही है, रोड नहीं बन रहा है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो रहा, आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे बिहार में ना कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन फिर ऐसी क्या आन पड़ी कि दल बदल। मैं बता दूं कि हमारे नीतीश कुमार जी, श्री नीतीश कुमार जी, सुशासन बाबू जी की करियर 4 दशक की है, और 4 दशकों में इन्होंने 4 बार अलायंसेस को लात मार रखा है। एक बारी मैंने वीडियो बनाया था अरविंद केजरीवाल जी पे, रिस्पेक्टेड श्री अरविंद केजरीवाल जी, और मैंने बोला था कि माय गॉड कितना फास्ट बंदा है एम्बिशस के चक्कर में, और मैंने सारा सीक्वेंस बताया था। लेकिन श्री नीतीश कुमार जी को देखेंगे ना, थोड़ा ध्यान से गहराई से देखेंगे तो इनके ना चाचा निकलेंगे वो। 1985 से इनकी करियर की शुरुआत हुई, और वहीं से हमारे सुशासन बाबू चमके, जबकि असेंबली इलेक्शन लड़े थे ये बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट से, और पहली बार 1985 में ये जीते। समय बीतता रहा, 4 साल के बाद फिर से जनता दल के सीट पे, ये बोलना फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जनता दल के सीट पे, क्योंकि उन दिनों में ये श्री लालू प्रसाद जी को बड़े भाई मानते थे। आप समझ रहे हैं, बड़े भाई। किसी को भी बड़े भाई और इतना प्यार करने का मतलब है कि उसके सारे डॉक्ट्रिन्स, जो सिद्धांत थे, उसको आप एक्नॉलेज कर रहे हो, मान रहे हो कि ये सिद्धांत, ये तौर तरीके, ये अनुशासन, सब कुछ बिल्कुल सही है और सही जगह पे काम कर रहा है बंदा। ये बड़े भाई मानते थे, और जनता दल के सीट पे ये 1985 में बिहार के नवादा जिले से जीते थे असेंबली इलेक्शन। फिर 4 साल के बाद, ठीक 4 साल के बाद 1989 में ये लोकसभा के लिए जनता दल के सीट से बाढ़ जिला है बिहार में, जहाँ की हमेशा क्लासेस होते रहते हैं, एथनिक क्लासेस, कास्ट क्लासेस होते रहते हैं, एक एक गांव के गांव काट देते हैं। हमारे सुशासन बाबू उस समय 1985 में भी, नवादा डिस्ट्रिक्ट एक बहुत बड़ा पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बिहार के लोग बखूबी जानते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनल राइट्स होते हैं, टेररिज्म है। और फिर बाढ़ जिला में क्लासेस होते हैं, कास्ट के क्लासेस होते हैं। वहाँ से भाई साहब 1989 में लोकसभा के सीट जीते, और 1991 में मिड टर्म इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसमें भी 2 बारी ये वहाँ से इलेक्शन जीते। सुनते जाइएगा, ये तीनों बार जो है जनता दल के बड़े भाई के सीट पे जनता दल जो है लालू प्रसाद जी का था। 1994 में लालू प्रसाद जी को, अपने बड़े भाई को, ये लात मारते हैं, और फिर समता पार्टी, जॉर्ज फर्नांडिस के समता पार्टी को ज्वाइन करते हैं ये। और फिर वो समता पार्टी 2003 तक उसमें रहते। 2003 में ये जेडीयू होती है, जनता दल यूनाइटेड, क्योंकि उस समय शरद यादव की पार्टी जेडीयू होती थी, जनता दल यूनाइटेड, दोनों को मर्ज करके जेडीयू बनाते थे। और मज़ेदार बात ये है मेरे दोस्तों कि 1998 से लेके, 98 से लेके और 2013 तक ये एलआई थे, अलायंस पार्टनर थे एनडीए के, बीजेपी के साथ थे। 2003 में जेडीयू की बात किया, 2003 में जेडीयू बना समता पार्टी से। 2013 में ये छोड़ देते हैं। किसको छोड़ देते हैं? बीजेपी को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं कि भाई अब बीजेपी में बाहरी लोगों का अनुशासन चल रहा है, क्योंकि इनको नरेंद्र मोदी जी भाते नहीं है, इसलिए ये छोड़ देते हैं।
और ये भाई साहब महागठबंधन नामक एक वस्तु, जिसमें कि जनता दल और कांग्रेस पार्टी वगैरह वगैरह मिलके महागठबंधन के साथ अपना गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, फिर से चीफ मिनिस्टर बनते हैं। हमारे सुशासन बाबू एक ऐसे दुल्हा है कि सब लोग अपनी अपनी डोली में बैठाता है। अकेले ये कुछ नहीं कर पाए, हर समय इनको सीट कम आती है, लेकिन इनका चीफ मिनिस्टर जरूर बनाते हैं इनको, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैनेज कर लेते हैं कि बुरा नाम ना हो और टेंटेड ना हो। दोस्तों 2013 में ये एनडीए से निकल जाते हैं और 2015 में महागठबंधन सरकार में मुखिया बनते हैं। जनता दल और कांग्रेस के साथ 2015 में महागठबंधन के साथ फिर से चीफ मिनिस्टरशिप अपना बरकरार रखते हैं। उसके बाद 2015 के बाद 2017 में फिर से महागठबंधन से निकलते हैं ये बोल के कि भाई सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और यहाँ पे फिर से गुंडा राज चालू हो गया। वही गुंडा राज जिसमें कि जनता दल का ये एक बहुत बड़ा नारा होता था कि MY मुस्लिम और यादव जो इक्वेशन था, उसके चलते दंगा इनको लगने लग जाता है। पहले बड़े भाई की जो डॉक्ट्रिन थी उसमें दंगा नहीं लगता था, क्योंकि किसी भी पार्टी की एक नींव होती है, एक मैनिफेस्टो होता है और उसी पे चलती है। यदि आज 2015-17 में दंगा हो रहा था तो 2013 में भी दंगा हो रहा था, 1985 में भी दंगा हो रहा था, कोई चेंजेस नहीं थे। 2017 में ये फिर से एनडीए का दामन थाम लेते हैं और एनडीए इनको पोसती है, फिर से चीफ मिनिस्टर बनाती है। रिसेंट इलेक्शन में 2020 के रिसेंट इलेक्शन में इनकी सीट मात्र ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 55 थी और एनडीए की, आई मीन बीजेपी अलोन वाज ए हाईएस्ट सीट अर्निंग पार्टी इन द स्टेट। और उसके बावजूद भी अमित शाह जी बोलते हैं कि नीतीश जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। फिर से वही बात बताऊंगा मैं कि एक ऐसा दूल्हा जो एक को 11 करता है और सारे लोगों को डोली में बैठता है। अब मेरे दोस्तों, मैं जैसा कि बोला कि ऐसा क्या मजबूरी पड़ गई, ऐसी क्या आफत मच गई कि ये एनडीए से निकल के और फिर से महागठबंधन में जाना था। सीपीआई, उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद जनता दल, सारी पार्टियां फिर से वो फिर कहाँ गया? उनकी डॉक्ट्रिन, उनके सिद्धांत चेंज हो गए। वो देश का, आई मीन प्रदेश का विकास चाहते हैं, या कुछ बीजेपी ऐसा कुछ कर रही थी कि जिसके चलते प्रदेश के विकास में कुछ रुकावट आ रहा था। यहाँ तक कि इन लोगों को जातीय जनगणना करवाना था। एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये कह रहे हैं कि हमें नीचा दिखाना और हमें काम करने नहीं देना, और कभी भी सपोर्ट नहीं बीजेपी करती है कि कोई ऊपर उठ पाए। कहाँ ऊपर उठना था? चीफ मिनिस्टर आप 5th टर्म 6th टर्म में आप चीफ मिनिस्टर हैं और बीजेपी के ज़्यादा सीट होने के बावजूद भी आपको सपोर्ट कर रहा है, उसके बावजूद भी कहाँ ऊपर उठना था? मेरे दोस्तों, इसकी जड़ें महत्वाकांक्षा है और सारी पार्टियों का महत्वाकांक्षा है। कांग्रेस अपनी लॉस्ट बैकग्राउंड को वापस कर रही है, कहीं से भी अलायंस करके, और थोड़ा मोड़ा ही मिल जाए, कहीं पार्टी पॉलिटिक्स में तो रहे तो सही। जनता दल, तेजस्वी यादव जी को उप मुख्यमंत्री बनना है, क्योंकि उनके बाबूजी निकल जाए केस से, सारे केस ख़त्म हो जाए। और फिर से, चूँकि सही बात है कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसमें कि रिलीजियस क्लासेस नहीं होते हैं, जातीय इक्वेशन बहुत ज़्यादा चलता है। उन लोगों को मुस्लिम यादव का जो इक्वेशन है अभी भी बरकरार है और उनको लाइक करते हैं। जो भी करना चाहते हैं, उनकी अपनी एम्बिशन थी कि भाई बहुत सारी चीज़ें उनको लाइक करने वाले भी लास्ट के इलेक्शन में भी उनको बहुत ज़्यादा सीट मिला था, लोग लाइक किए थे, तो वो उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मामला यहाँ पे आता है कि श्री सुशासन बाबू जी को इतनी क्या पड़ी कि ये क्यों छोड़ दिए? इनको कौन हटा रहा था चीफ मिनिस्टर पद से? मेरे दोस्तों, हमारा देश पॉलिटिकली एक नए दौर से गुजर रहा है। मुझे ये पता नहीं है कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है। प्रो बीजेपी और एंटी बीजेपी कोई मैटर नहीं करता कि बीजेपी देशभक्त है और बाकी लोग देशद्रोही हैं। लेकिन ये भी तो बात, तथ्य, फैक्ट सामने नहीं आ रहा है कि बीजेपी इस देश के लिए खराब कर रही है, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बहुत अच्छा की, या कांग्रेस
इससे बेटर कर चुका था। तो मैं किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचे हुए, क्योंकि किसी भी चीज़ को प्रूव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब परेशानी ये है कि देश हमारा एक पॉलिटिकल अपहीबल, बहुत ही पॉलिटिकल अपहीबल से गुजर रहा है। यहाँ पे जनता, यहाँ की देश की जनता और बीजेपी केवल दो फैक्टर्स हैं जो कि नहीं चाहते कि कोई भी चेंज हो। जो इनकम्बेंट हमारे पास कैबिनेट है, इनकम्बेंट मिनिस्टर्स हैं, वो चलते रहें और देश में कुछ काम होते रहे, ये जनता चाहती है और बीजेपी के लोग चाहते हैं कि हम चलें। इसके अलावा पूरे देश की जितनी सारी पार्टियां, कोई नहीं चाहता कि बीजेपी रहे। ऐसा क्यों? ऐसा क्या आफत हो गया? इसका मतलब समझ रहे हो आप कि कहीं ना कहीं उनके पर्सनल इंटरेस्ट इसमें दांव पे है मेरे दोस्तों। अब आपको मालूम होगा कि थर्ड फ्रंट नाम की एक महागठबंधन, जिसके डॉक्ट्रिन्स, जिसके सिद्धांत बहुत अलग अलग थे, एक दूसरे को यदि चाकू दे दिया जाए, एक रूम में बंद कर दिया जाए तो एक दूसरे को मार दिए होते। उनके इतने सिद्धांत, अपनी तौर तरीके इतने अलग है, लेकिन सारे लोग इकट्ठा होकर और उनका एक ही लक्ष्य रह गया है कि भाई देश में जो सरकार है उसको किसी भी हालत में, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो एलडीएफ हो, चाहे टीएमसी हो या एनसीपी हो, कांग्रेस हो, यहां तक कि शिवसेना भी चाहती है कि भाई ये गवर्नमेंट हट जाए किसी तरह से। अब समस्या क्या आ रही है? क्यों गवर्नमेंट हटाना चाह रहे हो? सबसे बड़ी जड़ कहां पे है? इसका कंक्लूजन आप निकालिए कि सबसे बड़ा जड़ ये है कि अब इनको चेहरा कौन सा, 2024 में प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? श्री राहुल गांधी जी? नहीं ना, आप सारे नहीं बोलेंगे, ऑफ द वीडियो आप नहीं बोल रहे होंगे। फिर कौन होगा? ममता बनर्जी? नहीं। फिर कौन होगा? एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे? नहीं ना। फिर इनको एक ऐसा चेहरा चाहिए मेरे दोस्तों जो टेंटेड नहीं हो, सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध हो, अपने प्रदेश में काम किया हो या नहीं हो, जिसकी तौर तरीके वो 4 बार 10 बार 20 बार लोगों को धोखा दिया हो, अलायंसेस तोड़ा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ही हैज़ बीन सो रेस्पेक्टेड। होम मिनिस्टर बोला नीतीश जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। क्यों भाई, क्यों? इस दूल्हे को सारे लोग डोली में बैठाना क्यों चाह रहे हैं? अब थर्ड फ्रंट भी इस दूल्हे को डोली में बैठाने की तैयारी कर चुका है। नीतीश जी की ये आग नहीं लगी थी चीफ मिनिस्टरशिप से हट के और फिर से वो महागठबंधन में जाने की। ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय प्लान है मेरे दोस्तों थर्ड फ्रंट का कि नेक्स्ट 2024 में मिस्टर नीतीश कुमार जी इनके चेहरे बनेंगे और प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बन सकते हैं। आप कमेंट कीजिएगा, अभी नहीं करेंगे तो 2024 में यदि मेरा एस्टिमेशन सही हो गया तो मार्क माय वर्ड, जस्ट कमेंट एंड टेल मी if I was right or wrong. Thanks for watching. Thanks for now. जय हिंद दोस्तों।